Hi all of you, welcome to this session. Hope you must be fine. आज बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ है 5 वर्ड्स जो हिंदू के एडिटोरियल से लिया गया है। 5 अच्छे वर्ड्स हैं। पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं और फिर हम लोग नाउन की पढ़ाई करेंगे जो कि लास्ट वीडियो में पब्लिश हुआ था, उसी के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम लोग ये जो 5 वर्ड्स है इसको डिस्कस करते हैं। वर्ड्स के बारे में पहले के वीडियोस में बताया गया है कि वर्ड्स का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कौन सा वर्ड क्या है। वायलेट एक वर्ब है, डेस्परेशन एक नाउन है, लिंगर एक वर्ब है, अनप्रेसिडेंटेड एक एडजेक्टिव है और एमेलियोरेट एक वर्ब है। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने कर दिया, बहुत आसानी से और बहुत फास्ट कर दिया गया। आपको लगता होगा कि सर ने इतना जल्दी कैसे कर दिया, तो ये करना आसान तब होता है जब इसका मीनिंग हमें पता होता है, उस समय ये मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। जैसे वायलेट का मतलब होता है उल्लंघन करना। जैसे अगर एग्जाम्पल इसका बताऊं तो ही वायलेटेड द ट्रैफिक रूल, उसने ट्रैफिक के नियम का उल्लंघन किया। यहां पे करना है ना, एक्शन है, तो इसीलिए वायलेट का मतलब होगा उल्लंघन करना, और ये चूंकि एक एक्शन है इसीलिए ये वर्ब होगा वायलेट। इसी से वर्ड बनता है वायलेशन। वायलेशन मीन्स उल्लंघन, वो नाउन हो जाता है। वायलेशन वायलेट का नाउन है और उसका मीनिंग होता है उल्लंघन। नेक्स्ट वर्ड है डेस्परेशन। ये जो वर्ड है ये एक नाउन है, इसका एडजेक्टिव होता है डेस्परेट। डेस्परेट मीन्स अगर हम देखें, दिस इज एन एडजेक्टिव। व्यग्र, व्यग्र या हताश के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डेस्परेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोगों में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जिन्होंने कि 3, 4, 5 बार एग्जाम दिया होगा लेकिन फाइनल रिजल्ट उनका नहीं आया। तो जो वैसे कैंडिडेट होते हैं दे आर डेस्परेट टू गेट सक्सेस। उन लोगों के लिए जरूरी है कि वो नौकरी किसी भी तरह से प्राप्त करे। तो उनके अंदर एक डेस्परेशन आता है, एक व्यग्रता आती है नौकरी प्राप्त करने की। तो डेस्परेशन अगर नाउन है तो इसका मीनिंग होता है व्यग्रता। ठीक है। अगर डेस्परेशन के लिए दूसरा वर्ड अगर हम देखना चाहें तो कभी कभी निराशा के लिए भी हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। व्यग्रता कब आती है? जब हम निराशा का सामना करते हैं। तो व्यग्रता के लिए दूसरा वर्ड निराशा भी हो सकता है, डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकता है। देन वी कम टू थर्ड वर्ड, लिंगर। लिंगर का मतलब होता है किसी चीज को लंबा खींचना। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं लिंगर। जैसे ये प्रॉब्लम लिंगर होता चला गया, ये समस्या लंबी खिंचती चली गई। तो लंबा खींचने के लिए लंबा खींचना, लिंगर मीन्स लंबा खींचना। फिर एक वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आता भी है। अनप्रेसिडेंटेड एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है अप्रत्याशित। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित का मतलब वैसी चीज जो पहले कभी नहीं हुई, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अनप्रेसिडेंटेड। फॉर एग्जाम्पल, जो लॉकडाउन हुआ अभी पूरी दुनिया में, वो अनप्रेसिडेंटेड था, इसके पहले शायद कभी नहीं हुआ। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो रेलवे का रुक जाना, ये क्या था? ये अनप्रेसिडेंटेड था, आज तक कभी नहीं हुआ। तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं अनप्रेसिडेंटेड, हिंदी जिसके लिए है अप्रत्याशित। नेक्स्ट है एमेलियोरेट। एमेलियोरेट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सुधार लाना या इंप्रूव करने के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एमेलियोरेट, सुधार लाना। ये वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। मीनिंग क्या हुआ इसका, कहां पे इसको यूज करेंगे ये हमको जानना चाहिए। जैसे आवर गवर्नमेंट मस्ट बी सीरियस टू एमेलियोरेट द कंडीशन ऑफ द पुअर।
गरीबों की स्थिति में सुधार लाने के प्रति हमारे सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, तो वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। एमेलियोरेट मीन्स सुधार लाना। तो दीज आर 5 वर्ड्स टेकन फ्रॉम द एडिटोरियल ऑफ द हिंदू। वहां से लिए गए ये 5 वर्ड्स थे जिसको कि मैंने अभी आपके लिए डिस्कस किया। नाउ वी कम टू द टॉपिक नाउन। नाउन के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। पिछले सेशन में आपने देखा होगा कि नाउन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने डिस्कस किया था और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे, जिससे कि आपको बहुत आइडिया हुआ होगा और उसका एप्लीकेशन एरर्स में कैसे होगा ये जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उस समय पता चलेगा। जैसे जो लास्ट डिस्कशन हुआ था, जो लास्ट पॉइंट उसमें था, उसमें कंपाउंड नाउन की बात की गई थी कि अगर किसी कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाना है तो क्या करना पड़ता है। उसमें एग्जाम्पल था जैसे फादर इन लॉ। फादर इन लॉ इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 वर्ड्स, फादर इन लॉ। उसके लिए जो रूल था वो ये कहता था कि किसी भी कंपाउंड नाउन का जो रूट वर्ड होता है, मीन्स जो मेन वर्ड होता है, उसको अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो वो क्या होगा, तो वो प्लूरल बन जाएगा पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन। फादर इन लॉ में फादर चूंकि रूट वर्ड है, इसीलिए फादर को ही प्लूरल बनाना पड़ेगा, फादर्स इन लॉ। और भी एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, जिसमें चीफ मिनिस्टर था, जिसमें मिनिस्टर एक रूट वर्ड है, उसको प्लूरल बनाने से चीफ मिनिस्टर जो कि कंपाउंड नाउन है वो प्लूरल बन जाता है। 2 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल याद रखने के लिए भी मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का, जिसमें कि फ्रेंड एक रूट वर्ड है, तो उसको प्लूरल बनाने से बॉयफ्रेंड का प्लूरल बॉयफ्रेंड्स होगा और गर्लफ्रेंड का प्लूरल गर्लफ्रेंड्स होगा। तो ये डिस्कशन हुआ था मेरे लास्ट वीडियो में। अब इसी के आगे के पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। पहले बता देता हूं, फिर उसको लिखूंगा वहां पे। कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जो मैन या वुमेन से शुरू होते हैं, जैसे मैन ड्राइवर। मैन ड्राइवर का मतलब वैसा ड्राइवर जो पुरुष हो, उसको हम लोग कहते हैं मैन ड्राइवर। मैन सर्वेंट, वैसा सर्वेंट जो पुरुष हो, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैन सर्वेंट। लाइकवाइज वुमेन डॉक्टर, वो डॉक्टर जो महिला हो, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं वुमेन डॉक्टर। उसी तरह से वुमेन कंडक्टर, वो कंडक्टर जो महिला हो, उसको हम लोग कहते हैं वुमेन कंडक्टर। अब इसमें क्वेश्चन ये आएगा कि इसको प्लूरल कैसे बनाया जाए, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसमें रूल कहता है कि इसके दोनों वर्ड्स को प्लूरल बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था मैन ड्राइवर का, तो मैन ड्राइवर में क्या है, एक वर्ड है मैन और दूसरा वर्ड है ड्राइवर। मैन को भी प्लूरल बनाएंगे, मैन से मेन करेंगे, और ड्राइवर को भी प्लूरल बनाएंगे, ड्राइवर से ड्राइवर्स करेंगे, तब जाके मैन ड्राइवर का प्लूरल बनेगा मेन ड्राइवर्स। उसी तरह से वुमेन वाला भी एक एग्जाम्पल बताऊं। वुमेन का एग्जाम्पल मैंने बताया वुमेन डॉक्टर। वुमेन एक वर्ड है जिसका प्लूरल क्या होता है, विमेन, WOMEN, इसको प्रोनाउंस करते हैं हम लोग विमेन। तो वुमेन का प्लूरल विमेन और डॉक्टर का प्लूरल डॉक्टर्स। तो वुमेन डॉक्टर का प्लूरल क्या हो जाएगा, विमेन डॉक्टर्स। यहां पे कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूं। पहले तो इस कॉन्सेप्ट को लिखूं कि क्या है ये कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट इसका है some nouns start with man or woman. Some nouns start with man or woman. Both their words
are made plural, both their words are made plural by, both their words are made plural to make them plural. कुछ नाउन ऐसे होते हैं, रादर कंपाउंड नाउन, कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जो मैन या वुमेन से शुरू होते हैं, मैन या वुमेन से शुरू होते हैं, और अगर उनका प्लूरल बनाना है तो क्या करना पड़ता है, दोनों ही वर्ड्स को प्लूरल बनाते हैं. अभी यहां पे एग्जांपल लिखूंगा तो क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जांपल यहां पे देखते हैं, एक तरफ सिंगुलर और दूसरी तरफ प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैन डॉक्टर, मैन का प्लूरल क्या होगा, मैन. डॉक्टर का प्लूरल क्या होगा, डॉक्टर्स. मैन डॉक्टर का प्लूरल हो जाएगा मैन डॉक्टर्स. उसी तरह से मैन ड्राइवर, इसका प्लूरल क्या होगा, मैन ड्राइवर्स. मैन का प्लूरल मैन, ड्राइवर का प्लूरल ड्राइवर्स. लाइकवाइज वुमेन एडवोकेट, वुमेन एडवोकेट, वुमेन का प्लूरल क्या होगा, विमेन, और एडवोकेट का प्लूरल क्या होगा, एडवोकेट्स. समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई डाउट. वुमेन को बनाया गया प्लूरल विमेन और एडवोकेट का प्लूरल बनाया गया एडवोकेट्स. एक और एग्जांपल यहां पे लिखें, वुमेन कंडक्टर, वुमेन कंडक्टर. वुमेन का प्लूरल होगा विमेन और कंडक्टर का प्लूरल होगा कंडक्टर्स. तो ये था कॉन्सेप्ट वैसे कंपाउंड नाउन का जो मैन या वुमेन से शुरू होते हैं. उस केस में हम लोग दोनों वर्ड्स को प्लूरल बना देते हैं. मैन डॉक्टर का मैन डॉक्टर्स, मैन ड्राइवर का मैन ड्राइवर्स, वुमेन एडवोकेट का विमेन एडवोकेट्स, और वुमेन कॉन्ट्रैक्ट कंडक्टर का विमेन कंडक्टर्स. ठीक है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड. कभी कभी आपको देखने को मिलेगा मैन ईटर, मैन ईटर. अगर जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने डेवलप किया है उसके हिसाब से अगर इसको प्लूरल बनाया जाए तो क्या बनना चाहिए, प्लूरल मैन ईटर्स. ठीक है, बट अगर ऐसे हम लोग बनाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, दिस विल बी रॉन्ग. क्यों रॉन्ग होगा ये समझने की जरूरत है. तो कैसे इसको समझते हैं, मैन ईटर की हिंदी अगर हम देखें तो हिंदी होता है नरभक्षी या आदमखोर, नरभक्षी या आदमखोर. ये हिंदी होती है मैन ईटर की. अगर हम इसको एक्सप्लेन करें कि मैन ईटर हम किसको कहते हैं तो उसका एक्सप्लेनेशन होगा ऐसे, ए पर्सन हु ईट्स द फ्लैश ऑफ मैन. वैसा व्यक्ति जो आदमी के मांस को खाता है उसको हम लोग कहते हैं नरभक्षी, मैन ईटर या आदमखोर. इज इट क्लियर? नाउ वी डिस्कस. यहां पे देखते हैं पर्सन. तो पर्सन क्या है, पर्सन मैन भी हो सकता है और पर्सन वुमेन भी हो सकती है. यही लॉजिक है कि यहां पर पहले वाला जो रूल था
इसके पहले जो रूल हम लोगों ने डिस्कस किया था मैन डॉक्टर वाला, वो इस पे लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहां पे मैन ईटर मीन्स ए पर्सन एंड द पर्सन मे बी ए मैन और ए वुमैन। ऐसा हो सकता है मैन या वुमेन दोनों पर ये लागू होता है। इसीलिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे, मैन ईटर का प्लूरल अगर मैन ईटर्स लिखते हैं तो ये गलत है। इसका मेन ईटर्स अगर लिखेंगे तो गलत होगा। इसका प्लूरल होगा मैन ईटर्स। तो इस पे ध्यान रखने की बात है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या सर ये जो एक्सेप्शन है क्या एक ही वर्ड है या और भी दूसरे वर्ड हो सकते हैं? तो कुछ वर्ड्स और हैं जो कि यहां पे लिखता हूं मैं। कुछ एग्जाम्पल्स और हैं इसके, जैसे मैन लवर, इसका प्लूरल क्या होगा? मैन हेटर, इसका प्लूरल क्या होगा? वुमैन लवर, इसका प्लूरल क्या होगा? और वुमैन हेटर, इसका प्लूरल क्या होगा? ये हम लोगों को डिसाइड करना है कि ये वैसे वर्ड्स हैं जो कंपाउंड नाउन्स हैं और मैन या वुमेन से शुरू हो रहे हैं। अब इसका प्लूरल कैसे करेंगे? तो इस पर यही वाला रूल लागू होगा। क्यों? मैन लवर मतलब पुरुष से प्यार करने वाला। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ औरतें ही हों, पुरुष से पुरुष भी प्यार कर सकता है। तो यहां पे मैन लवर इज ए पर्सन हु लव्स मैन, यहां पे पर्सन वाला कॉन्सेप्ट आएगा जिसमें मैन भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकती है। तो इसीलिए ये जो 4 वर्ड्स मैंने यहां पे लिखा है इस पर यही वाला कॉन्सेप्ट लागू होगा जो एक्सेप्शन में मैंने यहां पे डिस्कस किया। मैन ईटर वाला कॉन्सेप्ट इस पर भी लगेगा। तो क्या होगा? मैन लवर का प्लूरल होगा मैन लवर्स। इसमें मैन को प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। मैन विल रिमेन एज इट इज, मैन ही रहेगा, लेकिन लवर का प्लूरल लवर्स हो जाएगा। उसी तरह से फिर मेन हेटर्स, हेट का मतलब घृणा करना, मेन हेटर्स। फिर वुमेन का वीमेन हेटर्स और फिर वुमेन का वीमेन हेटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इधर खड़ा हो गया हूं। ये एक्सेप्शन है जो कि इस रूल को फॉलो नहीं करता। इसके पहले जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था, इस कॉन्सेप्ट के एक्सेप्शंस हैं जो अभी आपके सामने मैंने दिखाया। और वो एक्सेप्शंस ये हैं जहां पे पर्सन की बात आ जाती है, वो मैन भी हो सकता है और वुमेन भी हो सकता है। तो उस केस में हम लोग ऐसा यूज करते हैं। सॉरी, यहां पे विमेन नहीं होगा, सॉरी, यहां पर मैन हेटर्स, वुमेन हेटर्स और वुमेन हेटर्स। सो दिस इज करेक्ट। मैन हेटर्स, वुमेन हेटर्स, वुमेन लवर्स, सॉरी, वुमेन लवर्स, ये अब सही है। मैन लवर का प्लूरल होगा मैन लवर्स, मैन हेटर का प्लूरल होगा मैन हेटर्स, वुमेन लवर का प्लूरल होगा वुमेन लवर्स और वुमेन हेटर का प्लूरल होगा वुमेन हेटर्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिस पर बेस्ड एरर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं और जहां पर इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं फिर से आपको बताऊंगा कि देखो ये एरर इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। Now we are going to discuss some important nouns, वैसे nouns जो सिंगुलर हैं और उनका प्लूरल क्या होगा, ये वाला एक लिस्ट यहाँ पे लिखते हैं। ये मजेदार लिस्ट है
और इस पर भी बेस्ड एरर्स आते हैं, इसके मीनिंग को भी डिस्कस किया जाएगा। यहां पे लिखते हैं सिंगुलर फॉर्म हम लोग इस तरफ लिखेंगे और उसका प्लूरल फॉर्म इस तरफ लिखेंगे। ठीक है, पहले वर्ड लिख दो फिर उसका प्लूरल लिखता हूं। सिंगुलर है, सिंगुलर इज क्राइटेरियन। नेक्स्ट वर्ड इज फेनोमेनन। नेक्स्ट है एक्सेस, नेक्स्ट है क्राइसिस, नेक्स्ट है ओएसिस। ये तीनों वर्ड मिलते जुलते वर्ड्स हैं। ओएसिस, फिर है एनालिसिस, एनालिसिस, फिर वर्ड है माउस, माउस के बाद लाउस, लाउस के बाद कपफुल। कभी कभी ये वाला भी क्वेश्चन आता है, कपफुल, हैंडफुल, हैंडफुल, फिर वर्ड है एजेंडम और फिर वर्ड है डेटम। ये टिपिकल वर्ड्स हैं, ये टिपिकल वर्ड्स हैं जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका प्लूरल क्या होता है ये फिर अब हम लोग इस तरफ लिखेंगे। क्राइटेरियन का प्लूरल होगा क्राइटेरिया। अभी मीनिंग क्या है ये बताऊंगा, क्राइटेरिया। फेनोमेनन का प्लूरल होगा फेनोमेना। एक्सेस का प्लूरल होगा एक्सेस। यहां पे ध्यान रखने वाली बात है, IX को चेंज करके ES बना दिया जाता है, IS को चेंज करके IS को चेंज करके ES बनाया जाता है। ये वाला रूल इस पे फिट होता है कि लास्ट में अगर IS है उसका प्लूरल बनाने के लिए ES हम लोग यूज करते हैं। तो एक्सिस में एक्सेस हुआ, क्राइसिस में हो जाएगा क्राइसिस, ओएसिस में ओएसिस, एनालिसिस में एनालिसिस, एनालिसिस, फिर वर्ड है माउस, माउस का प्लूरल माइस, लाउस का प्लूरल उसी तरह से लाइस, कपफुल का कपफुल्स। फुल में एस लगने पे ये प्लूरल बन जाता है। जैसे मैंने 2 प्याला भर के चाय पिया, आई हैड 2 कपफुल्स ऑफ टी। वहां पे हम लोग कप्स फुल नहीं लिखेंगे, अगर कप्स फुल लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। अगर इसका प्लूरल मैं ऐसे बनाऊं कप्स फुल तो ये गलत होगा। सही क्या होगा, सही होगा कप फुल्स। फिर हैंडफुल, अगर इसका लिख दूं हैंड्स फुल तो ये गलत हो जाएगा, इसको लिखना पड़ेगा हैंडफुल्स। ठीक है, फिर 2 वर्ड है एजेंडम और डेटम। इसको पहले वीडियो में भी डिस्कस किया गया है। एजेंडम का प्लूरल होता है एजेंडा और डेटम का प्लूरल होता है डेटा। एजेंडा और डेटम का प्लूरल होता है डेटा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सिंगुलर वर्ड्स जिसका प्लूरल यहां पे लिखा गया। नाउ वी डिस्कस द मीनिंग। क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है? क्राइटेरियन मीन्स होता है मापदंड। मापदंड, जैसे आपके सिलेक्शन का क्या क्राइटेरियन है मुझे पता नहीं चला, मापदंड के लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं क्राइटेरियन और उसका प्लूरल होगा क्राइटेरिया। फेनोमेनन का हिंदी होगा घटना। जैसे सूर्य ग्रहण एक आकाशीय घटना है। सोलर एक्लिप्स इज ए हेवनली फेनोमेनन। आकाशीय के लिए 2 वर्ड हम लोग यूज करते हैं, यहां पे लिखता हूं आपके लिए, याद रखना इसको। आकाशीय के लिए 2 वर्ड यूज किया जाता है, एक है हेवनली और दूसरा वर्ड है सेलेस्टियल। दोनों का मीनिंग होता है आकाशीय। तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण क्या है? पृथ्वी की तो घटना है ना, ये आकाश की घटना है, तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं
हिवेनली या सेलेस्टियल, राइट। अब देखते हैं एक्सिस का मतलब क्या होता है। एक्सिस मीन्स अक्ष, एक्सिस मीन्स अक्ष, क्राइसिस मीन्स संकट या कमी, ओएसिस मीन्स रेगिस्तान में जो जहां पे पानी दिखता है दैट इज कॉल्ड ओएसिस। तो रेगिस्तान में जहां पे पानी होगा उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रेगिस्तान में पानी, वहां के लिए वर्ड यूज किया जाता है ओएसिस, ठीक है। फिर एक वर्ड है एनालिसिस, हिंदी इसके लिए विश्लेषण, विश्लेषण। फिर एक वर्ड है माउस, बड़ा टाइप का जो चूहा होता है उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं माउस। कंप्यूटर में भी यही वाला वर्ड यूज किया जाता है माउस। लाउस का मतलब होता है जूं, या सर में जो ढील हो जाती है उसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं लाउस। कपफुल का मतलब प्याला भर, प्याला भर, प्याला भर चाय। हैंडफुल का मतलब मुट्ठी भर, मुट्ठी भर लोग वहां पर थे। हैंडफुल ऑफ पीपल वेयर देयर, वहां पे हम लोग इसको यूज करते हैं। एजेंडम का पहले भी बताया था, एजेंडम का मतलब होता है कार्य सूची। किसी मीटिंग में क्या क्या चीजें डिस्कस होनी है उसको हम लोग कहते हैं कि ये इस मीटिंग का एजेंडम है या एजेंडा है। डेटम, डेटम आंकड़ा के लिए यूज किया जाता है, सिंगुलर वर्ड है डेटम। लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आजकल क्या हुआ है, आजकल ऐसा माना जाने लगा है कि एजेंडम को सिंगुलर और सिंगुलर यूज नहीं करना है। एजेंडम एज ए वर्ड हैज बीन ड्रॉप्ड नाउ, डेटम एज ए वर्ड हैज बीन ड्रॉप्ड नाउ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एजेंडा। चाहे सिंगुलर भी यूज करोगे तब भी एजेंडा ही यूज करेंगे, और प्लूरल भी यूज करेंगे तब भी एजेंडा ही यूज करेंगे। एक आंकड़ा की अगर बात करेंगे तब भी डेटा ही यूज करेंगे, और कई आंकड़ों की बात करेंगे तब भी वहां पे डेटा ही यूज करेंगे। तो ये वाला इंपॉर्टेंट था, और ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जिसको कि मैंने आपके सामने लिखा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। तो ये था कुछ बेसिक फैक्ट्स जो हमें जानना चाहिए। कभी कभी इसकी जरूरत एरर्स में पड़ सकती है, वहां पे ये मेरे लिए बहुत हैंडी साबित होगा, बहुत यूजफुल साबित होगा, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि नाउन्स और नंबर्स से रिलेटेड रूल्स क्या होते हैं। जो कॉन्सेप्ट हैं उसको अब हम लोग डिस्कस करते हैं यहां पे। कॉन्सेप्ट्स related to numbers, concept related to numbers। इसमें पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, पहले एग्जाम्पल लिखूंगा तो अच्छा से समझ में आएगा बहुत। इसका एक एग्जाम्पल है, स्पीकर्स आफ्टर speakers after speakers spoke against corruption। speakers after speakers स्पोक अगेंस्ट करप्शन। कोई मीटिंग है जहां पर कई वक्ता, स्पीकर का मीनिंग क्या होता है, स्पीकर का मीनिंग होता है वक्ता। कई वक्ताओं ने अपनी बात रखी, तो इंग्लिश में लिखा गया स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स स्पोक अगेंस्ट करप्शन, राइट। अब यहां पे देखने से लगता है कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ग्रामर से रिलेटेड कोई भी एरर इसमें नहीं है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट जैसे ही मैं बताऊंगा आपको लगेगा कि यहां पे गलत है,
ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्पीकर्स क्या है। अगर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड की बात करेंगे तो स्पीकर्स एक नाउन है, राइट। उसके बाद आफ्टर क्या है, तो आफ्टर इज ए प्रीपोजिशन। आफ्टर एक प्रीपोजिशन होता है और उसके बाद फिर स्पीकर्स आया, तो ये क्या है, ये भी एक नाउन है। तो ये जो सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है वो कौन सा स्ट्रक्चर बना, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो कॉन्सेप्ट बताता है कि जब भी इस तरह का स्ट्रक्चर आपको सेंटेंस में कहीं पर भी दिखाई पड़े, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में हो, सेंटेंस के बीच में हो या सेंटेंस के आखिर में हो, कभी भी ऐसा अगर रहता है तो ये जो दोनों नाउन हैं ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। ये दोनों ही नाउन सिंगुलर माने जाते हैं। इनको अगर हम सिंगुलर रखेंगे तब ये स्ट्रक्चर सही होगा, अगर इसको प्लूरल बना दिया जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो अगर इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो क्या एरर दिखता है, एरर क्या दिख रहा है यहाँ पे कि जो स्पीकर्स लिखा गया है ये गलत है। यहाँ पे सिर्फ स्पीकर होना चाहिए और यहाँ पर भी सिर्फ स्पीकर होना चाहिए। अगर सिंगुलर दोनों तरफ लिखा हुआ है तब तो सेंटेंस सही होगा, और अगर प्लूरल लिखा गया है तो ये गलत हो जाएगा। स्पीकर आफ्टर स्पीकर स्पोक अगेंस्ट करप्शन। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। रूल क्या हम लोग इससे बना सकते हैं कि इन केस ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं ऐसे, इन केस ऑफ नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, both the nouns are singular. Mind it, both the nouns are singular. ये इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नाउन सिंगुलर होंगे। गॉट इट? समझ में आ गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। लेकिन दिमाग में एक बात और आ रही होगी कि सर कुछ और एग्जाम्पल्स दीजिएगा तो और अच्छे तरीके से हम लोगों को समझ में आएगा या याद भी रहेगा। तो कुछ इसका एग्जाम्पल देता हूं यहां पे। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, डे बाय डे, डे आफ्टर डे, डे आफ्टर डे, फिर वन बाय वन। दीज आर सम एग्जाम्पल्स जो कि मैं आपके लिए लिख रहा हूं। वन बाय वन, उसके बाद रो अपॉन रो, उसी तरह से कॉलम अपॉन कॉलम, कॉलम अपॉन कॉलम, फिर है डोर टू डोर, डोर टू डोर एक्सेट्रा। इस तरह के भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। डे बाय डे, डे आफ्टर डे, वन बाय वन, रो अपॉन रो, कॉलम अपॉन कॉलम, डोर टू डोर एक्सेट्रा। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नंबर पर बेस्ड, जहां पे इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल और लिखता हूं। हिज कंडीशन डिटेरियोरेटेड, his condition deteriorated days by days। अगर ये एग्जाम में आ जाएगा एरर, तो क्या एरर इसमें हम लोग मार्क करेंगे? हम लोग इसमें एरर मार्क करेंगे उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए। एरर यहां पे दिखाएंगे कि जो डेज बाय डेज लिखा हुआ है दिस इज रॉन्ग। इन प्लेस ऑफ डेज बाय डेज क्या होगा? डे बाय डे। अगर डे बाय डे लिखा होगा तब ये सही होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए इस तरह के एरर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोई डाउट इसमें? ये था नंबर से रिलेटेड मेरा पहला कॉन्सेप्ट। एनी डाउट्स? नहीं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नंबर्स। उसके लिए पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं।
एग्जाम्पल्स पहले लिखेंगे तो एक्सप्लेन करना आसान होगा. I spent 500 rupees. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल, he has a 500 rupee note. ये एक सेट है एग्जाम्पल्स का. सेकेंड सेट यहां पे फिर देखते हैं. सेकेंड सेट इज लाइक दिस. I traveled 40 किलोमीटर्स. इसको ठीक से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. I traveled 40 किलोमीटर्स. एक और एग्जाम्पल, he covers a 40 kilometer distance. He covers a 40 kilometer distance. ठीक है. अब यहां पे देखते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि इसको सिंपल तरीके से समझाऊं. उम्मीद है कि ये समझ में आ भी जाएगा. अब यहां पे देखते हैं, ये 500 जो नंबर है ये चूंकि प्लूरल है और इसीलिए रूपी का प्लूरल यहां पे जो रुपीज लिखा गया वो बिल्कुल सही है. 500 के साथ रुपीज यहां पे सही लिखा गया. ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है. लेकिन डाउट यहां पे आएगा कि यहां पे जब 500 है तो यहां पर भी रुपीज होना चाहिए था, लेकिन रुपीज क्यों नहीं लिए, क्यों नहीं लगाया गया यहां पे. ये डिस्कशन का टॉपिक है, राइट. फिर यहां पे 40 प्लूरल है, उसके साथ किलोमीटर्स यहां पे सही है. इसके बारे में कोई डाउट नहीं है. ठीक है. देन यहां पे ही कवर्स है 40 किलोमीटर डिस्टेंस. यहां पे 40 प्लूरल है, कायदे से यहां पे एस होना चाहिए था, लेकिन ये एस यहां पे क्यों नहीं लगा, ये हम लोगों को समझने की जरूरत है. क्लियर. अब इसको इस तरफ देखते हैं. यहां पे अलग से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. 500 रुपीज, राइट. सेकेंड में इसमें क्या था, 500 रुपी नोट. इसमें क्या था, 40 किलोमीटर्स. इसमें क्या था, 40 किलोमीटर डिस्टेंस. ठीक है. इसको ध्यान से देखना, मैंने जो उस तरफ अलग से ब्रेक करके लिखा है उसको ध्यान से एक बार देखो. फर्स्ट जो एग्जाम्पल है वहां पे 500 रुपीज है, उसके बाद आगे कुछ भी नहीं है. सेकेंड वाले में 500 सेकेंड वाले में 500 रुपी नोट है, यानी कि एक वर्ड वहां पे ज्यादा जोड़ा गया है, नोट. फिर देखते हैं यहां पे क्या था. फर्स्ट केस में रुपीस के बाद कुछ भी नहीं था, इसमें नोट है, किलोमीटर्स के बाद कुछ भी नहीं है और इसमें डिस्टेंस है. ये डिफरेंस है और इसीलिए सेकेंड वाले एग्जाम्पल में 500 के बाद प्लूरल नहीं बनाया गया, रुपी का रुपीज नहीं किया गया. फोर्थ वाले में भी 40 के साथ किलोमीटर ही लिखा गया, यहां पे किलोमीटर्स नहीं लिखा गया. तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस केस में ऐसा हो, एक तरफ नंबर हो, उसके बाद यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट.
मतलब नापने की इकाई हो। अगर हम देखें तो रुपी क्या है, करेंसी का यूनिट है। उसी तरह से किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस का यूनिट है। और साथ ही साथ इसके बाद अगर कोई नाउन हो, क्वेश्चन सेंटेंस नंबर 4 और सेंटेंस नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें ये वाला स्ट्रक्चर बनता है, नंबर प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट प्लस नाउन। ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अगर ये स्ट्रक्चर रहता है तो ये कॉन्सेप्ट ये बताता है कि ये नंबर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये नंबर चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो बीच में लिखा गया है ये ऑलवेज सिंगुलर ही होता है। कभी भी हम इसको प्लूरल नहीं लिख सकते। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ऑलवेज सिंगुलर इफ स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, नंबर प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट प्लस नाउन, तो वहां पे यूनिट ऑफ मेजरमेंट हमेशा सिंगुलर होता है। मुझे पता है कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। नाउन्स एंड नंबर्स के रूल्स की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से ये सबसे कॉम्प्लेक्स या जटिल कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आप लोगों को समझ में आ जाए। फिर भी हो सकता है कि आप में से हो सकता है 25-30% लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो उनको याद रखने के लिए एक बहुत सिंपल और कॉमन एग्जाम्पल देता हूं। मैंने बचपन में जब पहली बार पंचवर्षीय योजना के बारे में पढ़ा तो किताब में लिखा हुआ था ऐसे लिखा हुआ था 5-year प्लान, पंचवर्षीय योजना 5-year प्लान। तो जब पहली बार देखा इस कॉन्सेप्ट को, इस टर्म को, 5-year प्लान को, तो मुझे लगता है कि मेरे बुक में कुछ टाइपिंग एरर है। यहाँ पे ईयर के साथ एस लगना चाहिए, 5 years प्लान होना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर देखा दूसरों के किताब में भी, अपने जो फ्रेंड्स थे उनके बुक में भी देखा तो वही लिखा हुआ है 5-year प्लान। तो फिर अपने इंग्लिश के टीचर से मैंने डिस्कस किया कि सर देखिए, तो इस लगता है किताब में टाइपिंग एरर दे दिया, यहाँ पे 5 years प्लान होना चाहिए। तब फिर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को उस समय बताया था, हालांकि उस समय उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया था कि क्या कॉन्सेप्ट है ये, बट इसी पर बेस्ड है। यहां पर भी आप देख सकते हो कि 5 क्या है, 5 एक नंबर है, राइट। ईयर क्या है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। ईयर इज व्हाट, ईयर इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और यहां पे प्लान क्या है, प्लान यहां पे नाउन है। तो यही कॉम्बिनेशन है इस केस में भी, जो कि मैंने यहां पे लिखा है, नंबर प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट प्लस नाउन। अब यहां पे ये जो नंबर है ये क्या है, ये प्लूरल है, लेकिन फिर भी ईयर क्या होना चाहिए, ईयर यहां पे सिंगुलर ही होना चाहिए। यहां पे अगर हम एस लगा देंगे तो गलत होगा। 5-year प्लान। इसका एक और एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप कोई टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, तो उसमें क्या देती है कंपनी आपको देती है 7 year वारंटी, 7 year वारंटी। तो यहां पे क्या होना चाहिए, वैसे अगर ये कॉन्सेप्ट हमको नहीं पता होगा तो लगेगा कि ये गलत लिखा हुआ है। यहां पे होना चाहिए 7 years वारंटी। अगर आप 7 years वारंटी लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। इट मस्ट बी 7 year
वारंटी। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट नंबर 2, जो रूल्स और नंबर से रिलेटेड था। अगर इसके कॉन्सेप्ट को लिखने की बात की जाए तो इसको हम लोग यहां पे लिख भी दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट 2 in case of number plus unit of measurement plus noun, in case of number plus unit of measurement plus noun, unit of measurement is always singular irrespective of singular or plural number। दिस इज द कॉन्सेप्ट। इन केस ऑफ, इस तरह का स्ट्रक्चर जब भी रहेगा, इन केस ऑफ नंबर प्लस यूनिट ऑफ मेजरमेंट प्लस नाउन कॉमा यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज ऑलवेज सिंगुलर इररेस्पेक्टिव ऑफ सिंगुलर और प्लूरल नंबर। यहां पे एक वर्ड अच्छा यूज किया गया है, इररेस्पेक्टिव। इररेस्पेक्टिव का मतलब होता है इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वहां कोई भी जा सकता है, इस फिल्म को कोई भी देख सकता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज। एज से कोई लेना देना नहीं है, वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं इररेस्पेक्टिव। ठीक है, यहां पर कोई भी जा सकता है, उसमें सेक्स से कोई मतलब नहीं है। लेडीज भी जा सकती हैं, जेंट्स भी जा सकते हैं, तो वहां पे क्या बोला जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ सेक्स। तो वहां पे हम लोग इसी वर्ड को यूज करते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ सिंगुलर और प्लूरल नंबर। इससे रिलेटेड एरर्स एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे नाउन का, उसमें इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे तरीके से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट 2। कोई डाउट इसमें? अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप पूछ सकते हो कि सर यहां पे ये चीज समझ में नहीं आई। हालांकि अपने लेवल पे मैंने पूरी कोशिश की है कि इसको जितना एलेबोरेट करके, जितना सिंपल तरीके से हो सके वो आपको बताया जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे। नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट 3, इसका भी पहले एग्जाम्पल लिखते हैं। एरर्स का जो रूल्स होता है, अगर पहले एग्जाम्पल लिख दें और तब उसको एक्सप्लेन करें तो ज्यादा आसान होता है, समझना भी और समझाना भी। ठीक है, इसीलिए ऐसा किया गया। इसका एक एग्जाम्पल यहां पे लिखते हैं। वन ऑफ द problems with you is that you don't listen to me. This is a sentence. One of the problems with you is that you don't listen to me. एक और एग्जाम्पल, one of the books in the library, one of the books in the library is missing. लाइब्रेरी में कई किताबें हैं, उनमें से एक किताब मिसिंग है। One of the books in the library is missing. अब यहां पे जो कॉन्सेप्ट है, इसमें 2 पॉइंट पे ध्यान देने का है।
और वो 2 पॉइंट्स है मैं अंडरलाइन करता हूं, वहां पे फोकस रखने का है कि वन ऑफ द, इस केस में भी वन ऑफ द, इस केस में भी वन ऑफ द, इसके बाद आने वाला जो नाउन होगा उसके बारे में ध्यान रखना है कि ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, इसी पर बेस्ड एरर आता है। ये फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वन ऑफ द के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। दिस इज वन पॉइंट, ये पॉइंट 1 है जिस पे ध्यान देने की जरूरत है। और साथ ही साथ इसके बाद एक पॉइंट पर और ध्यान देना होगा कि उसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा। तो पहले वाले केस में वर्ब इज है, यहां पर भी इज है, इसके बारे में भी सोचना होगा कि ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ठीक है, ये जो दोनों सेंटेंस मैंने यहां पे एग्जांपल्स में लिखे हैं, ये दोनों ग्रामेटिकली सही हैं। और ग्रामेटिकली सही है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ द रहता है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन होता है वो तो प्लूरल होता है। यहां पे देख सकते हो आप, प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स एक प्लूरल नाउन है और बुक्स क्या है? बुक्स भी एक प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। पॉइंट 1 क्या क्लियर हो गया कि वन ऑफ द के बाद आने वाले जो नाउन्स होते हैं वो प्लूरल होते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 जो पॉइंट है वो यहां पे है, बट इसके बाद आने वाले जो वर्ब होते हैं वो सिंगुलर होते हैं। दोनों ही केस में, पहले वाले में इज और दूसरे वाले में भी इज लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये दोनों ही वर्ब सिंगुलर है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 एग्जाम्पल्स वी कैन राइट द कॉन्सेप्ट हियर। कॉन्सेप्ट को यहां पे हम लोग लिख सकते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट नाउ? हम लोग ऐसे लिखेंगे, इन केस ऑफ वन ऑफ प्लस द प्लस नाउन, इस तरह का स्ट्रक्चर जब भी आपको देखने को मिले, वन ऑफ प्लस द प्लस नाउन कॉमा the noun is plural, the noun is plural but the, यहां पे एक वर्ड हम लिखते हैं फॉलोइंग। फॉलोइंग का मतलब इसके बाद आने वाला, but the following verb is singular, but the following verb is singular. So this is very important. इस पर एरर्स बहुत बार आता है और इसमें अगर ये फंडा क्लियर नहीं होगा तो हम लोगों को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन क्या होगा और वर्ब क्या होगा। तो ये मैंने बताया कि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है और उसके बाद आने वाला अगर वर्ब है तो वो सिंगुलर होता है। तो ये था कॉन्सेप्ट 3 जिस पर बेस्ड एरर्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया? सबसे पहले डिस्कस किया 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सिंगुलर और प्लूरल वर्ड से रिलेटेड। पहला क्या था? पहला था कि मैन से शुरू होने वाले जो कंपाउंड नाउन थे उसके साथ हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद उसमें एक एक्सेप्शन भी था, जो मैन ईटर, मैन हेटर, मैन लवर, वुमेन हेटर, ये एग्जाम्पल्स मैंने लिखा, उसको आपने नोट कर लिया होगा। फिर हमने दूसरा पॉइंट डिस्कस किया था, कुछ इंपॉर्टेंट सिंगुलर नाउन्स जिसके प्लूरल्स क्या होते हैं, सिर्फ उस पर भी बेस्ड एरर्स पूछा जाता है। और फिर हम लोगों ने डिस्कस किया नाउन्स और नंबर से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिस पर बेस्ड एरर्स एग्जाम में भी आते हैं, और जब हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे नाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज, उसमें भी इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। उम्मीद है कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर तब भी कोई दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो मन में, तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप इसको जरूर पूछ लेना।
अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया, हमारा ये वीडियो पसंद आया, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।